वेलकम टू स्टडी क्लिक। आज हम लोग बात करेंगे वीडियो के सेकेंड लेक्चर में सेल सिग्नलिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस की बात की थी, जो इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन थे, जो बेसिक्स क्वेश्चन थे सेल सिग्नलिंग से। और आज वीडियो के सेकेंड लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे सेल सिग्नलिंग के कि कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग एक एक करके जीपीसीआर, आरटीके पे अलग अलग से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन की सीरीज में सेकेंड लेक्चर से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आपका है, विच मॉलिक्यूल ऑफन सर्व एज ए कॉमन सेकेंड मैसेंजर इन मेनी सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। कौन सा मॉलिक्यूल सर्व करता है सेकेंड मैसेंजर की तरह ज़्यादातर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे? डीएनए, ए ऑप्शन, बी एटीपी, सी ऑप्शन साइक्लिक एएमपी और डी ऑप्शन क्या है, आरएनए। आपको जवाब देना है कि ज़्यादातर सेल सिग्नलिंग पाथवे में कौन इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर की तरह कार्य करता रहता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, साइक्लिक एएमपी होगा। साइक्लिक एएमपी, जैसा कि मैंने पीछे ही बात किया था, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर वह होते हैं जो इनसाइड सेल बनते हैं और ये क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं सेल के अंदर। जिसके एग्जाम्पल में बताया था साइक्लिक एएमपी, कैल्शियम आयन, IP3, DAG, नाइट्रिक ऑक्साइड, कुछ बेसिक एग्जाम्पल की हमने बात की थी। अगर मैं बात करूं तो यह कुछ इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स थे जिनके बारे में हमने बात किया था। सेकेंड मैसेंजर आर द स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इनसाइड द साइटोप्लाज्म रिस्पॉन्स टू द एक्टिवेशन ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। और ये कौन कौन से होते हैं, साइक्लिक एएमपी, IP3, DAG, कैल्शियम आयन, साइक्लिक GMP, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं इनके बारे में। तो अगर हम बात करें तो साइक्लिक एएमपी सबसे ज़्यादा पाया जाता है जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो बनने वाला इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर होता है उसमें साइक्लिक एएमपी होती है। साइक्लिक एएमपी का कैसे फॉर्मेशन होता है, इसको आप देख सकते हैं कि जब सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स बाइंड करता है तो मेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और ये क्या करता है, अगर आप देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करता क्या है, बेसिकली यहाँ मैं बात करूं तो ये बाइंड होता है यहाँ पे, यस, जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल से यहाँ बाइंड करता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर से, रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। यहाँ एक एंजाइम है जिसका नाम है एडेनाइलेज साइक्लेज। एडेनाइलेज साइक्लेज एंजाइम जब एक्टिवेट होता है तो यह एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ देखिए एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। और साइक्लिक एएमपी क्या होता है, एक इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर होता है जो क्या कर देता है, फर्दर सिग्नल को ट्रांसफर करता है, इनएक्टिव को एक्टिव प्रोटीन कन्वर्ट करता रहता है। तो ये प्रोसेस आपका है साइक्लिक एएमपी के बनने का। आप देख सकते हो कि फर्स्ट मैसेंजर्स कौन से होते हैं, बेसिकली क्या सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं। जो सेल के बाहर मैसेज को ट्रांसफर करते हैं उसको फर्स्ट मैसेंजर कहा जाता है। जो सेल के इनसाइड, सेल के अंदर बनते हैं और मैसेज को सेकेंड टाइम ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल मैसेज को ट्रांसफर सेकेंड टाइम करते हैं इसलिए सेकेंड मैसेंजर दिया जाता है। जैसे आप देखोगे हार्मोन्स फर्स्ट मैसेंजर सिग्नल मॉलिक्यूल है, यह क्या करता है, सेल सरफेस के रिसेप्टर से बाइंड करता है और इसके बाद ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर कौन बना, साइक्लिक एएमपी। और ये किसकी साथ बनता है, एडेनाइलेज साइक्लेज क्या करता है, यह क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक एएमपी में, और ये क्या करता है, आगे प्रोटीन को एक्टिवेट करता रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से थर्ड स्टेज में एडेनाइलेज साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज सिग्नल एम्प्लीफिकेशन अकर ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन। कैसे सिग्नल एम्प्लीफिकेशन होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन के दौरान। ए फर्स्ट ऑप्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आर amplified by receptor on the cell surface. B option, the intracellular signaling molecule are degraded and replaced with the new ones. C option, the second messenger activate multiply protein kinases leading to a cascade of intracellular events. और D option है, the signaling molecule are transported to the different cell amplifying the responses. करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका रिप्लाई देंगे आप लोग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, सी ऑप्शन, द सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट मल्टीपल प्रोटीन काइनेज लीडिंग टू द कास्केड ऑफ इंट्रासेलुलर इवेंट्स। जो इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स होते हैं ये सिग्नल को
एम्पलीफाई करने में मदद करते हैं। ये मल्टीपल प्रोटीन काइनेजेस, जिसे मैप काइनेजेस फर्स्ट सेकेंड थर्ड होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है, इंट्रासेलुलर इवेंट्स को एक्टिवेट करता रहता है। तो सिग्नल आप तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन अकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल जो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है, जिसमें कुछ मेजर प्लेयर होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल, रिसेप्टर्स और उसके बाद इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तो आप देखोगे उसमें सिग्नल कैसे रुकता है, हाउ डज टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल ट्रांजैक्शन अकर। ए ऑप्शन, बाय कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल, बी बाय एक्टिवेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर, सी बाय रिसेप्टर इंटरलाइजेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन, डी बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन इन द साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय रिसेप्टर इंटरलाइजेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन। अब दो टर्म हमको जानना है। रिसेप्टर इंटरलाइजेशन कहने का मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिग्नल मॉलिक्यूल आता है और यहाँ इस रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है और यहाँ पे इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर बनता है और प्रोटीन को क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव प्रोटीन में, एक्टिव प्रोटीन के अंदर। तो ये जो प्रोसेस आपका है, किस तरह से देखिए सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है। पहले सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है, रिसेप्टर एक्टिव होगा, रिसेप्टर एक्टिव होगा, इनसाइड सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर बनाएगा और यह क्या करेगा, कास्केडिंग के द्वारा क्या करेगा, जो इनएक्टिव प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट कर देगा। तो यह एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट किया। यदि सेल सिग्नलिंग को रोकना है तो हम ही सबसे पहला काम करेगा, इस रिसेप्टर्स को अगर हम इनएक्टिव कर दें, डिसेंसिटाइजेशन कर दें, तो ये टर्म है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन मतलब कि जो रिसेप्टर क्या करो, उसको इनसेंसिटिव बना दो, वह काम करना बंद कर दे। तो सिग्नल मॉलिक्यूल तो आएगा बाइंड करने के लिए, आएगा बाइंड करने के लिए, रिसेप्टर काम नहीं करेगा। तो जब रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो मैसेज अंदर सेल के अंदर नहीं भेजेगा, इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर नहीं बनेंगे और जो टारगेट प्रोटीन है वो इनएक्टिव ही रहेगी, उसको एक्टिव नहीं बना सकते। तो रिसेप्टर का सेंसिटिविटी खत्म कर देना डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। दूसरा स्टेप है इंटरलाइजेशन। एक तो उसको इनएक्टिव बना दो और दूसरा क्या करे, इस रिसेप्टर को यहाँ से रिमूव करके टारगेट करके लाइसोसोम के पास इंटरलाइज करके उसको डिग्रेड कर दे। यानी लाइसोसोम को के पास उस रिसेप्टर को मेम्ब्रेन से निकाल करके वेसिकल की सहायता से टारगेटिंग करके लाइसोसोम के पास को डिस्ट्रॉय कर देना। तो एक प्रोसेस हो गया, रिसेप्टर को पहले इनएक्टिव बना दो तो सेल सिग्नलिंग आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरा क्या, उसको इंटरलाइज करना, उसको वहाँ से वेसिकल के अंदर पैक करना, टारगेट करना लाइसोसोम के पास, जहाँ उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इससे क्या होगा, इस प्रोसेस के द्वारा सेल सिग्नलिंग स्टॉप हो सकती है। तो यह प्रोसेस आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which second messenger is derived from phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate PIP2 and play crucial role in the intracellular second messenger। कह रहा है कि वह कौन सेकेंड मैसेंजर है जो फास्फोटाइडिल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड जो होता है 4,5-bisphosphate उससे बनता है, इंट्रासेलुलर सेकेंड सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करता है। ए ऑप्शन है साइक्लिक AMP, बी ऑप्शन है साइक्लिक GMP, सी ऑप्शन है IP3 इनोसाइटाइल ट्राइफॉस्फेट, फास्फोटाइडिल इनोसाइटाइल 1,3,5 ट्राइफॉस्फेट, डी ऑप्शन है DAG डाई एसिड ग्लिसरॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये CSIR में भी आया है और सारे एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा IP3। आपको पता होना चाहिए कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कर सकते हैं। जब इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर एक सेल सिग्नलिंग होता है जिसे बोलते हैं IP3 एंड डैग मॉडल। इस सेल सिग्नलिंग के अंदर हमको पता चलता है कि जब सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है, वह एक्टिवेट करता है और वहाँ पे जी प्रोटीन जुड़ी होती है। तो GPCR पाथवे के अंदर अगर आप देखोगे, GPCR पाथवे के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यह एक पाथवे है,
GPCR पाथवे में। यहाँ सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड किया, रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड किया, रिसेप्टर एक्टिव हुआ। ये रिसेप्टर एक्टिव होते हुए यहाँ नीचे जी प्रोटीन जुड़ी होती है इस रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी प्रोटीन ने एक्टिवेट कर दिया एक एंजाइम है जिसका नाम है फास्फोलाइपेज सी। फास्फोलाइपेज सी होता है जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होती है, ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड मैं बोल रहा हूँ, फास्फोटाइडिल इनोसाइटाल। जब उसमें फास्फेट जुड़ जाता है 4 और 5, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। देखिए PIP2 का फॉर्मेशन हो रहा है और इस PIP2 के अंदर जब फास्फोलाइपेज सी इस पे एक्शन करता है तो ये बनाता है IP3। यही ऑप्शन आपको मिल रहा है IP3। तो इसका मतलब इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो फास्फोलाइपेज सी एंजाइम्स है, लाइपेज सी एंजाइम्स आपका है, यह क्या करता है, PIP2 को कन्वर्ट कर देता है PIP3 और कह सकते हैं IP3 में। और PIP2 क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये फास्फोटाइडिल इनोसाइटाल 4,5 बिसफॉस्फेट है। यह एक मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड है। इसके ऊपर ये फास्फोलाइपेज सी एंजाइम जब काम करता है तो बना के तैयार करता है IP3, जिसको बोलते हैं फास्फोटाइडिल इनोसाइटाल 1,3,5 ट्राइफॉस्फेट। तो आपने देखा कि PIP2 को कन्वर्ट करता है या IP2 को कन्वर्ट करता है IP3 में। जो अब याद रखने वाली बात है कि IP3 जो होता है यह इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर है जो सेल के अंदर बनता है PIP2 से और मैसेज को ट्रांसफर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इंट्रासेलुलर सेकेंड के रूप में IP2 काम करता है कि IP3 काम करता है। तो याद रखिएगा IP3 जो होता है फास्फोटाइडिल इनोसाइटाल 1,3,5 ट्राइफॉस्फेट या 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट जो होता है, यही इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर होता है, IP2 नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और यह क्या करता है, सेल के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन? सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है। द मूवमेंट ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, द कन्वर्जन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल इनटू इंट्रासेलुलर रिस्पांस, सिंथेसिस ऑफ न्यू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विद इन द सेल, डी डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल इनटू इंट्रासेलुलर रिस्पांसेस। जैसा कि आपको पता है कि यह क्या करता है, एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल को इंट्रासेलुलर सिग्नल में ट्रांसफर करता है। एक सेल दूसरे सेल से जो कम्युनिकेट करती है वही सेल सिग्नलिंग होता है। इनमें 3 स्टेप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ एक होता है रिसेप्शंस, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, तीसरा होता है रिस्पांसेस। एक होता है आपका रिसेप्शन, सेल क्या करती है, सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करती है, वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है और जा करके रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है सिग्नल मॉलिक्यूल, और सेल मैसेज को इनसाइड द सेल ट्रांसफर कर देता है। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होता है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स इससे आके बाइंड करता है रिसेप्टर से और मैसेज को ट्रांसफर कर देता है इनसाइड सेल। तो कैसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स मैसेज को एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर से इनसाइड सेल लाता है, यही प्रोसेस कराता है सेल सिग्नलिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 3 स्टेप। रिसेप्शन, सेल डिटेक्ट एक्सटर्नल सिग्नल मॉलिक्यूल बाय बाइंडिंग लिगेंड टू द सरफेस या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, लिगेंड रिसेप्टर इंटरेक्शन इज मल्टी स्टेप सिग्नल ट्रांसडक्शन। और रिस्पांस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। तो आप देख सकते हैं ये 3 स्टेप में कैसे सिग्नल, अगर मैं बात करूं सिग्नल कैसे इनसाइड सेल आता है और टारगेट वर्क को कंप्लीट करता है, यही प्रोसेस कराता है सेल सिग्नलिंग, जिनमें 3 स्टेप होते हैं, रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन और रिस्पांसेस होते रहते हैं।
इस तरह से आपने देखा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए बेसिक क्वेश्चंस थे सेल सिग्नलिंग से। अभी हमने टारगेट डिफरेंट डिफरेंट सेल सिग्नलिंग पाथवे के क्वेश्चन आपके सामने नहीं लेके आया हूँ, जस्ट ओनली द बेसिक क्वेश्चन ऑफ सेल सिग्नलिंग। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।